सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएससी मेन सीरीज में आज हम लोग आधुनिक भारत के तहत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह। 1899-1900 के बीच मुंडा विद्रोह ने भारत के इतिहास में, भारत के जनजातीय विद्रोह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के इतिहास में इस मुंडा विद्रोह का अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है, इसके महत्व का अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि मुंडा विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के सरकारी फाइल में उल गुलान यानी महाविद्रोह कहा गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के इतिहास में या जनजातीय इतिहास में मुंडा विद्रोह का क्या योगदान रहा होगा और ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह का कितना भयानक रूप से सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सरकारी फाइल में इसको उल गुलान यानी महाविद्रोह लिखा है। बिरसा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह इसीलिए बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहलाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह एक मुंडा नामक जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था, जो झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थे। मुंडा जनजाति एक एकाकी जनजाति थी, निश्चित समाज के मुख्य धारा से कटी हुई जनजाति थी, लेकिन उनका अपना एक परिवार था, एक समाज था, उनका एक अपना रहन सहन खान पान था और उनकी अपनी एक कृषि व्यवस्था भी थी, और इस कृषि व्यवस्था का नाम था मुंडारी कृषि व्यवस्था। मुंडा कृषि व्यवस्था एक सामूहिक कृषि व्यवस्था थी, एक संयुक्त कृषि व्यवस्था थी, और मुंडा अपने इस सामूहिक कृषि व्यवस्था को बहुत महत्व देते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और इस क्षेत्र में भी ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उन्होंने अपने राजस्व के लिए, अपने लगान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश सत्ता ने इस मुंडारी यानी संयुक्त कृषि व्यवस्था को समाप्त करके व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था का योजना स्थापित कर दिया, ताकि उनको लगान हर व्यक्ति से अलग अलग ज्यादा मिल सके। और यही बात मुंडाओं के असंतुष्टि का बड़ा कारण बना, और जो मुख्य रूप से इस मुंडा विद्रोह का प्रमुख आधार था। इसके अलावा लगान लेने में शोषण किया जाता था, लगान लेने में उन पर अत्याचार किया जाता था, साहूकारों से ऋण लेते थे, साहूकार ऊंचे दर पे उनको ऋण देते थे, जमीन जायदाद छीन लेते थे। तो चाहे वो ब्रिटिश सत्ता हो, चाहे वो साहूकार महाजन हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी मिलकर एक तो पहले उनकी मुंडारी व्यवस्था समाप्त कर दी, दूसरा उनका शोषण कर रहे थे, तीसरा जब ईसाइयों के प्रचारकों के वो नियंत्रण में आए, मिशनरियों के संपर्क में आए, तो उन्होंने उनके सहयोग का वचन दिया, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन के बाद उनका सहयोग नहीं किया, तो उनके द्वारा भी ठगे गए, उनसे भी कोई मदद नहीं मिला। इन तमाम समस्याओं ने, इन तमाम कारणों ने मुंडा विद्रोह का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब एक प्रतीक्षा थी एक ऐसे नेता की जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता था, और वो नेता थे बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह में बिरसा ही नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। बिरसा जनरली एक काश्तकार के पुत्र थे और उन्होंने विभिन्न प्रचारकों से बहुत कुछ सीखा भी था, उनके ऊपर वैष्णव धर्म का भी प्रभाव था, और सबसे बड़ी बात थी कि उनके पास कुछ औषधीय चमत्कारिक गुण भी थे, और अपने इस औषधीय गुण के आधार पर लोगों के रोगों को ठीक करना, लोगों को इलाज करना, इससे एक चमत्कारिक नेता के रूप में उनकी छवि मुंडाओं के बीच पैदा हुई। उनके प्रारंभिक छवि का और प्रारंभिक उत्कर्ष का उनका औषधीय गुण प्रमुख योगदान था।
जिसके कारण वो पहली बार मुंडाओं के बीच अपना एक स्थान बना सके। इसके बाद बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन शुरू किया, स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर दिया या भगवान घोषित कर दिया। यह भी बताया कि उनके पास एक अलौकिक शक्ति है, यह भी बताया कि सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उन्होंने यह भी लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया कि पुलिस और सेना की गोली पानी बन जाएगा, मेरा उससे कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। यानी लोगों के बीच बिरसा ने एक अलौकिक नेतृत्व के रूप में लोगों के बीच अपने आप को प्रस्तुत किया और नेता बन गए। यही नहीं, उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद यानी सिंगा बोगा का प्रचार किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया और कहा उन्होंने कि एकेश्वरवाद ही जो है सारी समस्याओं का एकमात्र हल है। यानी बहुदेववाद के विरोध में उन्होंने एकेश्वरवाद यानी सिंगा बोंगा का प्रचार किया। इसके अलावा लोगों के बीच, चाहे वो सरकार हो, चाहे सरकारी मशीनरी हो, चाहे सरकार के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो दीकू हो, दीकू यानी परेशान करने वाले लोग, दीकू बाहरी लोगों को कहा गया, लेकिन असल में दीकू का जो अर्थ है वो परेशान करने वाले लोग, चाहे वो परेशान करने वाले लोग हो, सभी के मारने, अपने मुंडाओं के क्षेत्र से भगाने, उनको समाप्त करने, उन पर आक्रमण करने का इन्होंने आह्वान किया। और उस समय इन बाहरी लोगों, चाहे ब्रिटिश सत्ता हो, चाहे जमींदार हो, चाहे साहूकार हो, चाहे महाजन हो, सबके विरुद्ध एक गाना प्रचलित हुआ, बाबा काटोंग बाबा काटोंग बाबा काटोंग। एक गाना प्रचलित हुआ, बाबा काटोंग, साहब काटोंग, राजी काटोंग, माने सबको काटो, सबको मारो। ये उस समय गाना बाहरी लोगों या अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक गाना यह प्रचलित हो गया, बाबा काटोंग, राजी काटोंग। ये सबको काटने का, सबको मारने का एक गाना प्रचलित हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे सरकारी मशीनरी हो, चाहे बाहरी लोग हो, उनके प्रति मुंडाओं के मन में कितनी घृणा थी। इसीलिए सबको काटने मारने का एक गाना ही प्रचलित हो गया, ठीक है ना। और यही इस बात को बता रहा है कि मुंडाओं के मन में उस समय सरकारी मशीनरी और मुंडाओं का शोषण करने वाले लोगों के प्रति, उनके मन में, लोगों के प्रति इनके मन में कितनी घृणा थी। 1899 में क्रिसमस के दिन मुंडा विद्रोह प्रारंभ हो गया। बिरसा मुंडा के आह्वान पर बड़े स्तर पर हिंसा हुई, स्टेशन जला दिए गए, पुलिस चौकी जला दिए गए, बाहरी लोगों पर आक्रमण किया गया, लोगों को मारा गया, एक भयानक हिंसा प्रारंभ हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उन लोगों का, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बढ़ई हो, ऐसे लोग जो मुंडाओं का सहयोग करते थे या मुंडा के सामाजिक संरचना का में योगदान दे रहे थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। और जब आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो सरकार जागी और सरकार ने सेना लगा दिया और कहा जाता है कि फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए और 30 मई 1900 को हैजे के कारण जो है जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण तथ्य की बात यह है कि बिरसा मुंडा विद्रोह में एक नेता को, एक चमत्कारिक नेता के रूप में, एक अवतार के रूप में नेता ने नेतृत्व किया। लोगों के बीच उनकी छवि भगवान की थी
और वह नेता लोगों को अपने साथ करने में, बिरसा अपने मुंडा लोगों को अपने साथ करने में पूर्णतः सफल हुए और उसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि सरकार को उसको उलगुलान बनाना पड़ा, उलगुलान के रूप में वर्णित करना पड़ा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार के इतिहास में या भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह रहा है, जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि मुंडाओं के प्रति या जनजातियों के प्रति सरकार को अपनी नीति को परिवर्तित करना पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार ने उनके संयुक्त कृषि था उसको, यानी कि जो मुंडारी कृषि व्यवस्था थी उसका फिर उनको अधिकार दिया गया और उनके कृषि अधिकारों को उनको वापस कर दिया। इससे आप अंदाजा यह भी लगा सकते हैं कि मुंडा विद्रोह से सरकार के मन में भी भय व्याप्त हुआ और सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और उनके अधिकार को मान्यता भी प्रदान करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के इतिहास में मुंडा विद्रोह एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, अपने चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे अपने कृतित्व हो, चाहे अपने नेतृत्व हो, इन सब से बिरसा मुंडा जनजाति इतिहास में एक भगवान के रूप में, एक भगवान के अवतार के रूप में, एक जनजातीय भगवान के रूप में अवतरित हुए और अपने आंदोलन से जनजाति आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुए, जो आज तक जनजातियों के लिए एक भगवान और देवता के रूप में माने जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंडा विद्रोह में क्या योगदान बिरसा मुंडा का रहा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मुंडा विद्रोह पढ़ा, जिसके तहत आप लोगों ने देखा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन में किसी भी हर विषय को जब आप लिखेंगे तो हर विषय का कुछ टेक्निकल शब्द होता है। जैसे मुंडारी व्यवस्था के बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि मुंडारी व्यवस्था के बारे में जब आप बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो वही बना, मुंडारी व्यवस्था। फिर आप वहां यह भी बताइए कि बाहरी लोग, तो बाहरी लोग मतलब यह था परेशान करने वाले, यानी दीकू, दीकू शब्द का भी प्रयोग जरूर करिए आप। फिर इसको उलगुलान कहा जाता है, महाविद्रोह, इस शब्द का भी प्रयोग करिए। फिर जो मैंने एक गीत बताया, बाबा काटोंग, साहब काटोंग, राजी काटोंग, इस गीत के बारे में भी बताइए। यानी कि जब आप इसको लिखिए, देखिए किसी भी प्रश्न का कुछ कोर्स शब्द होते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स लिख रहे हो तो इकोनॉमिक्स के शब्द हैं, जैसे आप पॉलिटिक्स लिख रहे हो या आप मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे हो या आप दर्शन शास्त्र लिख रहे हो तो उसके अपने दार्शनिक शब्द हैं। उसी प्रकार से अगर आप मुंडा विद्रोह लिख रहे हैं और मुंडारी व्यवस्था के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, मुंडा कृषि व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि बहुदेववाद के विरुद्ध उन्होंने एकेश्वरवाद यानी सिंह बोगा का प्रयोग किया, सिंह बोगा का आप प्रयोग करेंगे तो वो भी आपको एग्जामिनर ये समझेगा कि आप टेक्निकल शब्दों को, मुंडा विद्रोह के टेक्निकल शब्दों को आप समझ रहे हैं। तो जब भी किसी चीज को लिखना है तो आपको उस जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक का आपको टेक्निकल शब्द जरूर जानना है और उस टेक्निकल शब्द का प्रयोग भी वहां करना है। जब आप उस टेक्निकल शब्द का प्रयोग करेंगे तभी आपके लेखन शैली में गहराई आएगी और एग्जामिनर ये समझ पाएगा कि आप वास्तव में सटीक उत्तर लिख रहे हैं। तो चाहे उलगुलान शब्द का प्रयोग हो, चाहे दीकू शब्द का प्रयोग हो, चाहे सिंह बोगा का प्रयोग हो, चाहे बाबा काटोंग, साहब काटोंग, ये सब इस गीत का प्रयोग हो, ये सारे टेक्निकल शब्द आपको मुंडा विद्रोह में लिखने ही लिखने। जिस क्रम में मैंने बताया उस क्रम में आप लिख देंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य अपने इस लेक्चर के तहत यही है कि जहां आप बल नहीं दे पा रहे वो मैं वहां तक मैं आपको पहुंचाऊं
और एक प्रत्येक टॉपिक के लिए, हालांकि आप पूरा लिख दें तो आप पूरा नंबर मिल जाएगा, आपको इसी से आपको पूरा मिल जाएगा। फिर भी मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं सब कुछ ही कोई भी, देखिए कोई चीज सिविल सेवक तैयारी के लिए पर्याप्त तो नहीं होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपके तैयारी में आपको एक सटीक मार्गदर्शन देने के लिए मैं अपने लेक्चरों को सक्षम मानता हूं, और ये जरूर अपेक्षा रखता हूं या उम्मीद रखता हूं कि इससे लाभ होगा ही होगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।